कमेंट्री है, उसमें से 80 कमेंट्रीज मैंने पढ़ी है, वो सारी मेरे लाइब्रेरी में है। अगर आपको वो कमेंट्रीज पढ़ना है तो मेरे घर में आ जाओ, वो कमेंट्रीज को मैं आपको पढ़ने के लिए देता हूँ और वो आदमी को चुप होना पड़ता। दूसरी एक उदाहरण बताता हूँ। हिंदू कोडविल के वक्त में एक डिबेट के अंदर में एक पुराण था, उस पुराण का रेफरेंस आया और कोई एक ब्राह्मण मेंबर था, उसने कहा कि ये तो मिलता ही नहीं है पुराण, आजकल बड़ी रेयर कॉपी है। बाबा साहब ने कहा इसकी 3-3 कॉपी मेरे लाइब्रेरी में, अगर आपको चाहिए तो आप मेरे लाइब्रेरी में आना, मैं आपको तीनों एडिशन इस पुराण के देता। बाबा साहब अंबेडकर की प्रोफिशिएंसी, इंटेलेक्चुअलनेस और कमिटमेंट टू ह्यूमैनिज्म एंड इंटेलेक्चुअल जायंट जो बाबा साहब अंबेडकर दुनिया के 6 बेस्ट विद्वानों में थे, ये तो महत्वपूर्ण बात है जो मेरे वजह से अकेले इस मूवमेंट को सक्सेसफुल कर। इशू क्या है? व्हाई आई एम टेलिंग ऑल दिस थिंग्स कि अंबेडकरिज्म बहुत वैश्विक विचारधारा है, देश की सबसे अच्छी विचारधारा, दुनिया की सबसे अच्छी विचारधारा ये अंबेडकर। आपकी सारी समस्याओं का अंबेडकरिज्म सॉल्व कर सकती है, लेकिन अगर हमारे में से अगर कमिटेड और प्रोफिशिएंट अंबेडकराइट निर्माण ना हो तो फिर ये विचारधारा को कामयाब नहीं किए जा सकते। तो इसलिए पिछले 50 सालों में हमने आरक्षण के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से बड़े पैमाने पर एजुकेटेड क्लास तो पैदा किया, लिटरेट क्लास तो पैदा किया, लेकिन इंटेलेक्चुअल क्लास पैदा नहीं। We failed to produce the intellectual class in India. बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि जिस समाज में 10 एडवोकेट हो उस समाज के ऊपर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। आज हजारों की मात्रा में एडवोकेट्स है, लेकिन फिर भी एट्रोसिटीज हो रही। इशू क्या है? इशू है जब लीडरशिप की बात होती है तो हमें अम्बेडकराइट लीडरशिप देश को देना है। यह एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझिए। हमें केवल लीडरशिप नहीं देना है, हमें राहुल गांधी वाली जैसी ललवा लीडरशिप नहीं देना है देश को। मैं उसको कहता हूँ लल्लू, ये तो लल्लू कि आप वो चेक करो क्या डिग्री कंप्लीट हुई या नहीं हुई, डाउटफुल है। आणि आजकाल कसं झालं म्हणजे कोणी राजकारणाच्या घरी पैदा झाला, कोणी काँग्रेस बीजेपी मध्ये जर त्याचा बाप असला तर त्याला काय होतं, रेडीमेड तो काय बनून राहिलेला आहे, नेता बनून राहिला। दिस इज एंटी डेमोक्रेटिक। कांग्रेस इज एंटी डेमोक्रेटिक इन इंडिया। भारत में अगर सबसे बड़ी कोई लोकतंत्र विरोधी, बहुजन समाज के विरोधी पार्टी है तो वो कांग्रेस है। इस बात को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। हमको राहुल गांधी जैसी, सोनिया गांधी जैसी लीडरशिप, और मैं कहता हूं कि वी हैव टू गिव अम्बेडकराइट लीडरशिप। व्हाई? बाबा साहब अम्बेडकर, आप देखिए मैं सिचुएशन बता रहा हूं आपको, क्योंकि 10 मिनट के अंदर मैं राउंड अप करना चाहूंगा, क्योंकि आपके आगे के प्रोग्राम सफेद नहीं होना चाहिए। आप देखिए इंडियन हिस्ट्री में आज हमारे नेता आते, कोई भी XY नेता देखिए, आज वो जाते हैं तो उनका मुंह नहीं खुल रहा है। मुंह नहीं खुल रहा है, क्यों नहीं मुंह खुल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। बाबा साहब अम्बेडकर एक तरफ गांधी, दूसरे तरफ नेहरू, तीसरे तरफ पटेल, चौथे तरफ जिन्ना, पांचवें तरफ राजगोपालाचारी, इधर में गोलवलकर, सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पीछे में बाबू जगजीवन राम सकट पुकट जैसे लोग भी। इतना प्रॉब्लम, ऐसा लगता है सारे के सारे रामनिकल नेता उसी समय पैदा हो गए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने सिंगल हैंडेडली देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा मानवतावादी क्रांति को सक्सेस किया। ये सक्सेस करने के पीछे 2 सबसे बड़ी क्वालिटीज, एब्सोल्यूट कमिटमेंट टू ह्यूमैनिटी एंड प्रोफिशिएंसी, जो नॉलेज था वो बाबा साहब अम्बेडकर का रिस्पॉन्सिबल था। साथियों, अगर हम अम्बेडकराइट्स बनते हैं तो हम देश को नया नेतृत्व दे सकते हैं, नया भारत निर्माण कर सकते हैं। ये काम हमें करने की जरूरत है, लेकिन वो कैसे होगा उसके कुछ बेसिक बातों को बोलकर मैं आपके पर्सनल लाइफ पे, आपके लाइफ प्लान पर कुछ बोलूंगा, ताकि आपका करियर और लाइफ कैसा आगे बढ़े, इस पर भी मैं थोड़ा सा आखिरी में आप लोगों को बताऊंगा। साथियों, we today do not have a thorough knowledge of Ambedkarism. आज मी लोकांना विचारलं, सर आम्हाला PhD करण्यात त्रास होतो, आम्हाला हे करण्यात त्रास होतो, आणि मग लगेच नागपूर युनिव्हर्सिटीचं नाव समोर येतो। सर काय करावं, आमची नागपुर यूनिवर्सिटी अशी है त्यामुळे आम्ही करू शकत नाही। मैंने उस दिन विद्यार्थियों से कहा, मेरे पास विद्यार्थी आए, मैंने कहा अगर मैं ये मान भी लूं कि 50% नागपुर यूनिवर्सिटी का फॉल्ट है, 50% अगर नागपुर यूनिवर्सिटी का फॉल्ट है, अगर मैं ये मान भी लूं, तो ये 50% जो बचता है वो 50% में से मुझे आज कोई
एक बड़ा अम्बेडकराइट स्कॉलर या अम्बेडकराइट इंटेलेक्चुअल क्यों नागपुर से पैदा होते हुए नजर नहीं आता? व्हाट इज द रीजन फॉर इट? मैं स्कॉलरमैनशिप की बात कर रहा हूं। बाबा साहब के ऊपर, दलित और बहुजन मूवमेंट के ऊपर 2500 के ऊपर इंग्लिश में टाइटल लिखे गए, 2500 के ऊपर इंग्लिश की बात कर रहा हूं मैं, मराठी हिंदी की बात नहीं करता, कारण मला मराठीशी म्हणजे राज ठाकरेंसारखा प्रेम नाही आहे. म्हणजे राज ठाकरेंचं मराठीचं प्रेम मला म्हणजे माझ्यात निर्माण होत नाही. आणि बाबासाहेब आंबेडकर ने भी आय एम इंडियन फर्स्ट एंड इंडियन लास्ट बोला था, इसलिए लैंग्वेज इज नो बैरियर फॉर अस. पण नागपुरी स्कॉलरमैनशिप में 2500 टाइटल्स इंग्लिश में बाबा साहब पर दलित मूवमेंट और बहुजन मूवमेंट में लिखे गए. हाउ मेनी ऑफ देम आर फ्रॉम नागपुर? इन इंग्लिश आय एम स्पीकिंग. मराठीमध्ये असतील. तर त्या दिवशी मला काही लोक, साहित्यिक लोक बोलवायला आले, म्हणे सर आपण हमारे चीफ गेस्ट बनो साहित्य सम्मेलन. तो मैंने कहा अच्छी बात है, आपका साहित्य सम्मेलन कौन सा है? तो बोले आंबेडकरी साहित्य सम्मेलन. तर मी म्हणालो जर आंबेडकरी साहित्य संमेलन असणार तर नक्कीच मी येणार, कारण आंबेडकरवादाशी माझी जडणघडण आहे, म्हणून नक्कीच मी येणार. तर ते म्हणाले पण सर आपल्याला मराठीत बोलावं लागणार. तर मी म्हणालो मला आंबेडकरी साहित्य संमेलनामध्ये यायचं आहे की मराठी साहित्य संमेलनामध्ये? And I don't know how these people, because बाबा साहब का 90% लिटरेचर इंग्लिश में, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ओवर 90% ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर लिटरेचर इज इन इंग्लिश. तो किसी दिन मुझे किसी ने पूछा कि सर बाबा साहब ने इतना इंग्लिश में क्यों लिखा? तो मैंने मजाक से कहा सर शायद इसलिए लिखा हो कि आपको समझ में ना. मैंने मजाक में कहा शायद इसलिए लिखा हो कि आपको समझ में ना. और मैंने ये कहा शायद इसलिए भी लिखा हो कि जिस दिन आपको समझ में आ जाए आप इस देश की नहीं पूरे दुनिया की हुक्मरान कौम बन सकते. What is the problem? We do not read Dr. Ambedkar seriously. We don't give any opinion of Dr. Ambedkar. ये सबसे बड़ी समस्या है. तो इसलिए कमिटेड और प्रोफिशिएंट अम्बेडकराइट बनाने के लिए दीक्षा, शिक्षा, परीक्षा और समीक्षा, ये 4 प्रक्रिया से गुजरना. और इस दीक्षा एक ओथ लेनी होगी. धम्म दीक्षा आपने ली, धम्म संस्कार हमको देने की जरूरत है. हमारे आगे साथी बैठे वो इंस्टीट्यूशन में काम करते, बंदे जी के बहुत अच्छा काम कर रहे. एक ओथ लेना होगा. आज कैसा हो गया, जय भीम बोलो और किधर भी चलो. जय भीम बोलो और क्या करो, किधर भी चलो. अरे किधर भी मत चलो यार. यू डोंट जोक विद डॉक्टर अम्बेडकर. डॉक्टर अम्बेडकर और बुद्धा से ग्रेट पर्सनैलिटी नहीं है दुनिया के अंदर. They are extraordinary people. You don't joke with Dr. Ambedkar and Buddha. अगर आपको लगता है नहीं करना है तो आप जाओ गांधी गोलवलकर के पास जाओ, रामकृष्ण के पास जाओ, लेकिन बाबा साहब का नाम लेकर ये मत करो. कभी कभी मैं लोगों से कहता हूं कि जिसे अगले जन्म में मुक्ति चाहिए, मुक्ति की कंसेप्ट है ना, जिसको अगले जन्म में मुक्ति चाहिए वो राम और कृष्ण के पास जाए, और जिसे इस जन्म में मुक्ति चाहिए वो बुद्ध, फुले और डॉक्टर अम्बेडकर के पास. You will have to become thorough in Ambedkar. जय भीम बोलो, कुछ भी करो, ऐसा होने वाला नहीं. दीक्षा लेना पड़ेगा, एक ओथ लेना, फिर शिक्षा. We require a thorough training, thorough study in Ambedkarism. वो काम चाहे आप किस तरह के ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाते हो अलग अलग हो सकते, पर वो करने की जरूरत है. उसके बाद परीक्षा घेणं आवश्यक आहे, कारण प्रत्येक मनुष्य बोलतो की मला कळले, मी डॉक्टर आंबेडकर वाचलेले आहेत, पण जेव्हा विचारणारे बाबासाहेबांनी कोणत्या तारखेला कोणत्या इव्हेंट मध्ये काय म्हणाले होते, तर मग म्हणतो सर आता थोडा रेफरन्स बनावा लागेल. तर असं व्हायला नको, म्हणून एग्जाम होना चाहिए. आणि समीक्षा, हम वो जीते या नहीं, अम्बेडकरिज्म को जीते या नहीं, अपने आखिरी सांस तक हम जीते या नहीं, इसका समीक्षा होना चाहिए. ये भी महत्वपूर्ण बात है. साथियों, बिफोर आई कम टू एजुकेशन एंड योर लाइफ, मैं अम्बेडकरिज्म के शॉर्ट में आपको 5 गोल्स बता. These are the 5 goals of Ambedkarism. ये 5 गोल को हमें हासिल करना है. अगर भारत को चेंज करना है, भारत को प्रबुद्ध भारत बनाना है, विश्व को प्रबुद्ध विश्व बनाना है, तो ये 5 गोल्स को हमें अचीव करना होगा. कौन से वो 5 लक्ष्य है? पहला लक्ष्य अम्बेडकरिज्म का कि समता, स्वतंत्र, बंधुत्व और न्याय को अगर यथार्थ बनाना है. आप लोगों ने अभी तक समता, स्वतंत्र, बंधुत्व और न्याय को सुना, लेकिन समता, स्वतंत्र, बंधुत्व और न्याय को अगर यथार्थ बनाना है, मीनिंगफुल बनाना है, तो बाबा साहब का क्लियर व्यू था कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड सेफगार्ड्स होना चाहिए. बगैर संवैधानिक अधिकार और संरक्षणों के समता, स्वतंत्र, बंधुत्व और न्याय की बात उसी तरह से करना होगा जिस तरह संतों ने हजारों साल तक कहा
कि ईश्वर की आंखों में हम सब समान हैं, लेकिन धरती पे कभी समानता प्रस्थापित नहीं हो सकी। बाबा साहब का ये व्यू नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और सेफगार्ड्स होना चाहिए, ये बाबा साहब का व्यू था। दिस इज द फर्स्ट गोल ऑफ अम्बेडकरिज्म। व्हाट इज द सेकंड गोल ऑफ अम्बेडकरिज्म? दूसरा लक्ष्य है अम्बेडकरिज्म का कि हमें जाति पाति का बीज नाश कर, एनालिसिस ऑफ कास्ट कर, हमें आदर्श समाज बनाना है जो समता, स्वतंत्र और बंधुत्व पर आधारित हो। वो आइडियल सोसाइटी बनाना है, जिसको बाबा साहब ने बाद में सोशल डेमोक्रेसी भी कहा। वो दूसरा लक्ष्य है अम्बेडकरिज्म। तीसरा क्या लक्ष्य है? तीसरा लक्ष्य है कि जाति की अर्थव्यवस्था और वर्ग की अवस्था। जब आर्थिक बातों की बात होती है तो कैपिटलिज्म, एलपीजी की बात होती है, अमेरिका की तरफ उंगली दिखाई जाती है। पिछले वक्त मैंने जानकारी प्राप्त की, बालाजी मंदिर की एसेट्स, बालाजी मंदिर की एसेट ये 75,000 करोड़ है, 75,000 करोड़, और हर साल 700 करोड़ उस ट्रस्ट को आता है बाय वर्च्यू ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स, गोल्ड्स एंड ऑफरिंग्स। 700 करोड़ हर साल आता है। लेकिन इस देश में इतने बड़े पैमाने पर जाति की अर्थव्यवस्था निर्माण हो रही है। लखनऊ में अगर अंबेडकर पार्क बनाया है तो उसके ऊपर सबको अफसोस होता है, लेकिन देश के मंदिर जो सारे के सारे गवर्नमेंट लैंड के ऊपर है, उसके ऊपर इस देश का कोई आदमी नहीं बोलता। मैं कांग्रेस के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप व्हाइट पेपर लाओ कि देश के कितने मंदिर गवर्नमेंट लैंड के ऊपर है, और अगर हिम्मत है तो ये सारे के सारे जो है वो मंदिरों को डिमोलिश करो, हम भी अपने स्टैच्यू को वापस लेने की जो है वो कोशिश करेंगे। साथियों, कास्ट इकोनॉमी, कम्युनिस्ट सबसे बड़ा फ्रॉड है इंडिया में। देश के कम्युनिस्ट कभी भी जाति की अर्थव्यवस्था पे बात नहीं करते, वो वर्ग की अर्थव्यवस्था की बात करते, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये बात करते, लेकिन देश की मूलभूत आर्थिक व्यवस्था कैसे बदल सकती है इस पर बात नहीं करते। बाबा साहब का मकसद था जाति की अर्थव्यवस्था, वर्ग की अर्थव्यवस्था को समाप्त कर आर्थिक लोकतंत्र लाना है, जो लक्ष्य उन्होंने स्टेट एंड माइनॉरिटीज में स्टेट सोशलिज्म और उसके बाद 1948 और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का मैनिफेस्टो 51 का इसमें क्लियर किया।